दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसी गाड़ी देखी है जो बिना पेट्रोल या फिर बैटरी के चल सके? नहीं ना, तो कोई भी कंपनी बिना डेटा एनालिस्ट के नहीं चल सकती। डेटा एनालिस्ट चेक करते हैं कि कंपनी की सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, और वो सारा डेटा के ऊपर काम करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप 12th पास करने के बाद एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं और एक डेटा एनालिस्ट के बनने का पूरा रोड मैप है क्या। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट्स विद ओम। इनसाइट्स विद ओम को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर डेटा एनालिस्ट होते कौन है। देखो, डेटा एनालिस्ट वो होते हैं जो डेटा को एनालाइज करके बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण इंसाइट्स निकालते हैं। कंपनी का डेटा लेकर उसमें वो महत्वपूर्ण जानकारी निकालते हैं जो कंपनी के फैसलों में मददगार होती हैं। ये जानकारी टॉप मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट की जाती है ताकि वो सही डिसीजन ले सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको किन स्किल्स की ज़रूरत होने वाली है। अब बात करें स्किल्स की, तो सबसे महत्वपूर्ण है माइक्रोसॉफ्ट का पावर BI। ये टूल बहुत पॉपुलर है और सबसे बड़ी बात, इसके लिए कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप इसे 1 महीने में आसानी से सीख सकते हैं। पावर BI में आपको ड्रैग और ड्रॉप की सुविधा मिलेगी, जिससे आप आसानी से रिपोर्ट और डैशबोर्ड बना सकते हैं। अब आप एक डेटा एनालिस्ट बन कैसे सकते हैं, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप, पावर BI सीखना। आप ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए पावर BI सीख सकते हैं या फिर कई मुफ्त और पेड कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप सैंपल डेटा से डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स बनाएं। इन्हें आप पोर्टफोलियो में भी, मतलब जो भी आपका पोर्टफोलियो होगा ना, तो उसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लिंक्डइन पर भी कुछ पोस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप अपने बनाए हुए डैशबोर्ड या फिर रिपोर्ट्स को लिंक्डइन पर पोस्ट करो, ताकि कंपनियों को इससे आपके बारे में पता लगेगा। आप कंपनियों को टैग भी कर सकते हो और इससे आपको एक पहचान मिलेगी। अब आप इसके बाद जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उन जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना जहां 1-2 साल के अनुभव की मांग है। अपने पोर्टफोलियो को दिखाना और इंटरव्यू में अपने स्किल्स का प्रदर्शन करना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी सैलरी और करियर ग्रोथ एक्चुअली होती कैसे है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंट्री लेवल की, तो उसकी सैलरी है 6 to 8 lakhs per annum। इसके बाद आते हैं सीनियर डेटा एनालिस्ट, जिनके पास 2 to 3 years का एक्सपीरियंस होता है। इनकी एस्टिमेटेड सैलरी होती है 9 to 14 lakhs per annum। इसके बाद आते हैं लेवल 3 डेटा एनालिस्ट, जिनके पास 5 to 6 years का एक्सपीरियंस होता है और इनकी एस्टिमेटेड सैलरी होती है 14 to 22 lakhs per annum। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट। इनके पास 8 to 10 years का एक्सपीरियंस होता है और इनकी एस्टिमेटेड सैलरी होती है 22 to 37 lakhs per annum। और लास्ट में आते हैं डायरेक्टर ऑफ डेटा एनालिस्ट, जिनकी सैलरी होती है 37 लाख से भी ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक डेटा एनालिस्ट कंपनी को बेहतर बनाने में मदद कैसे करते हैं। डेटा एनालिस्ट कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वे कंपनी के डेटा को समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या अच्छा चल रहा है और क्या नहीं। इससे कंपनी को ये समझने में मदद मिलती है कि वह अपने काम को कैसे और बेहतर कर सकती है। जैसे अगर एक कंपनी खिलौने बेचती है, तो डेटा एनालिस्ट ये देखते हैं कि कौन से खिलौने सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं और कौन से नहीं। इससे कंपनी जान पाती है कि उसे कौन से खिलौने और बनाने चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद डेटा एनालिस्ट समस्याओं को हल करने में भी माहिर होते हैं। वे डेटा का विश्लेषण करके समस्याओं के कारणों को समझते हैं और उनके समाधान ढूंढते हैं। जैसे अगर किसी महीने में बिक्री कम हो जाती है, तो डेटा एनालिस्ट ये पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अब डेटा एनालिस्ट की नौकरी अच्छी सैलरी भी देती है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में करियर ग्रोथ के भी बहुत सारे मौके होते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी और पद भी बढ़ते हैं। ये नौकरी आपको एक सुरक्षित और स्थिर करियर देती है। अच्छा, इसके बाद डेटा एनालिस्ट बनकर आप बहुत सारे नए कौशल या फिर स्किल्स भी सीख सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर पर एक्सेल, पावर BI, SQL और पाइथन जैसी चीज़ें भी सीख सकते हैं। ये सभी कौशल या फिर स्किल्स आपको न केवल डेटा एनालिस्ट के रूप में बल्कि अन्य कई कामों में भी मदद करते हैं। अब
इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डेटा एनालिस्ट का काम बहुत ही सेटिस्फाइड काम है। डेटा एनालिस्ट का काम सेटिस्फाइड होता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपके काम से कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। आपके द्वारा दी गई जानकारी से कंपनी बेहतर निर्णय ले सकती है और सफलता की ओर बढ़ सकती है। अब मैं आपको कुछ बिजनेस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के बारे में बताता हूँ। एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है ये कंपनी के कामकाज को देखना और वह कैसे चल रही है। वे चेक करते हैं कि कंपनी ने कितना सामान बेचा और कितनी कमाई हुई। मान लो कि कंपनी में जनवरी में 1000 खिलौने बेचे और फरवरी में 1200 खिलौने, तो डेटा एनालिस्ट समझते हैं कि जनवरी के मुकाबले फरवरी में ज़्यादा खिलौने की बिक्री क्यों हुई। वे ग्राफ्स और चार्ट बनाते हैं ताकि कंपनी को ये पता चल सके कि उनकी बिक्री और कमाई कैसे बढ़ रही है। डेटा एनालिस्ट ये भी देखते हैं कि कंपनी ने किन किन जगहों पर कितना सामान बेचा। जैसे अगर एक कंपनी पूरे भारत में खिलौने बेच रही है तो वे ये देखते हैं कि दिल्ली में कितने खिलौने बिके, मुंबई में कितने बिके और बेंगलुरु में कितने बिके। इससे कंपनी को ये पता चलता है कि किस शहर में उनके खिलौने ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं और किस शहर में कम। अब इसके बाद अगर किसी महीने में बिक्री कम हो जाती है तो डेटा एनालिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कि उस महीने में कोई त्योहार नहीं था या फिर कंपनी ने अच्छा प्रचार यानी कि मार्केटिंग अच्छी से नहीं करी। इन सब चीज़ों को जानने के बाद कंपनी अपने काम को बेहतर कर सकती है और अगली बार और ज़्यादा खिलौने बेच। अब मैं आपको कस्टमर इंसाइट्स और बिहेवियर एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। एक डेटा एनालिस्ट ये समझते हैं कि ग्राहक, जिन्हें हम कस्टमर कहते हैं, वो क्या पसंद करते हैं। मान लो कि एक ऑनलाइन स्टोर है जो कपड़े बेचता है, तो डेटा एनालिस्ट देखते हैं कि किस तरीके के कपड़े सबसे ज़्यादा बिकते हैं और किस तरीके के कपड़े नहीं बिकते हैं। वे ये सभी देखते हैं कि ग्राहक किस रंग के कपड़े ज़्यादा खरीद रहे हैं और किस साइज़ के कपड़े ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और किस कीमत के कपड़े सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। डेटा एनालिस्ट ये भी देखते हैं कि ग्राहक कब कब और कितनी बार वेबसाइट्स पर आते हैं। जैसे अगर ज़्यादातर ग्राहक शाम के समय वेबसाइट पर आते हैं तो कंपनी उस समय ज़्यादा ऑफर्स और डिस्काउंट दे सकती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी करें। इसके अलावा डेटा एनालिस्ट ये भी देखते हैं कि ग्राहक कौन कौन से कपड़े अपनी शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं लेकिन खरीदते नहीं हैं। इससे कंपनी को ये समझ में आता है कि कौन से कपड़े लोगों को पसंद तो आते हैं लेकिन शायद उनकी कीमत ज़्यादा है या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से लोग उन्हें नहीं खरीदते। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि डेटा एनालिस्ट ये भी देखते हैं कि कंपनी के प्रचार, जिसे हम मार्केटिंग कहते हैं, का असर कितना हो रहा है। कि मान लो एक कंपनी ने टीवी पर एक विज्ञापन दिखाया और फेसबुक पर एक पोस्ट की, तो डेटा एनालिस्ट देखते हैं कि कितने लोगों ने टीवी पर विज्ञापन देखा और कितने लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट देखी। मतलब कितने लोगों ने टीवी पर ऐड देखा या फिर कितने लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट देखी। वो ये भी देखते हैं कि विज्ञापन यानी कि ऐड और पोस्ट देखने के बाद कितने लोगों ने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर सामान खरीदा। अगर टीवी पर ऐड देखने के बाद बहुत सारे लोग वेबसाइट पर जाकर सामान खरीदते हैं तो डेटा एनालिस्ट ये बताते हैं कि टीवी ऐड का असर अच्छा हो रहा है। इससे कंपनी को ये पता चलता है कि उन्हें आगे भी टीवी पर ऐड दिखाने चाहिए। अगर फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद ज़्यादा लोग सामान नहीं खरीद रहे तो डेटा एनालिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि पोस्ट का समय सही नहीं है या फिर पोस्ट का कंटेंट जैसे कि तस्वीर यानी कि फ़ोटोज़ और टेक्स्ट शायद अट्रैक्टिव नहीं है। तो डेटा एनालिस्ट ये सब जानकारी कंपनी को देते हैं ताकि कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को सुधार सके और अपने प्रचार को और ज़्यादा असरदार बना सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटा एनालिस्ट कंपनी के पैसे का हिसाब किताब भी देखते हैं। यानी कि कोई डेटा एनालिस्ट होते हैं तो वो कंपनी के प्रॉफिट्स और सेल्स इस पर भी काम करते हैं। जैसे कि वे चेक करते हैं कि कंपनी ने कितने पैसे कमाए और कितने खर्च करे। जैसे अगर एक कंपनी ने किसी महीने में 10 लाख रुपए कमाए और 7 लाख रुपए खर्च किए तो डेटा एनालिस्ट ये देखते हैं कि बाकी के 3 लाख रुपए कहाँ गए। वे ये भी देखते हैं कि कंपनी को पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने चाहिए और कंपनी के पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं। जैसे कंपनी ने कितने पैसे एड्स में खर्च करे, कितने पैसे नए सामान या फिर नए मटेरियल्स में खर्च करें और कितने पैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करने में खर्च करें या फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी में खर्च करें। अब डेटा एनालिस्ट ये सब जानकारी देखकर कंपनी को बताते हैं कि वह कहाँ कहाँ पैसे बचा सकते हैं और कहाँ कहाँ उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। जैसे अगर
एड्स पर ज़्यादा पैसे खर्च करने से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो डेटा एनालिस्ट बताते हैं कि एड्स पर खर्चा कम कर देना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटा एनालिस्ट कंपनी के सप्लाई चेन को भी देखते हैं। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, एक डेटा एनालिस्ट एक कंपनी की सप्लाई चेन को भी देखते हैं। और सप्लाई चेन का मतलब है कि कंपनी का सामान कैसे बनता है, कैसे स्टोर में पहुंचता है और कैसे ग्राहकों तक पहुंचता है। यानी कि जो नॉर्मल पीपल हैं उन तक एक कंपनी का बनाया हुआ सामान आखिर पहुंचता कैसे है। डेटा एनालिस्ट ये देखते हैं कि सप्लाई चेन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे अगर किसी सामान को बनाने में ज़्यादा समय लग रहा है तो डेटा एनालिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे ये भी देखते हैं कि सामान को स्टोर तक पहुंचने में कितना समय और कितने पैसे लग रहे हैं। अगर कहीं समय और पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो डेटा एनालिस्ट ये बताते हैं कि उस प्रोसेस को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उस प्रोसेस को आप कैसे एक बेटर प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी सामान को बनाने में कच्चा माल यानी कि कच्चा मटेरियल जैसे लकड़ी, कपड़ा बहुत दूर दूर से मंगाना पड़ रहा है और उसमें ज़्यादा समय और पैसे लग रहे हैं, तो डेटा एनालिस्ट बताते हैं कि कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल पास की जगह से मंगाया जाए। इससे समय और पैसे दोनों की बचत यानी कि सेविंग होगी। इस तरह डेटा एनालिस्ट कंपनी की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं ताकि सामान जल्दी और कम खर्च में आप लोगों तक पहुंच सके। मान लो कि एक कंपनी है जो खिलौने बनाती और बेचती है। अब डेटा एनालिस्ट का काम है कि वह कंपनी के सारे डेटा जैसे कि बिक्री के आंकड़े, ग्राहकों की पसंद, खर्चे आदि को देखे और इसे समझे। इससे कंपनी को कई तरह के फायदे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटा एनालिस्ट एक कंपनी की बिक्री बढ़ाने में मदद कैसे करते हैं। डेटा एनालिस्ट ये देखते हैं कि कौन से खिलौने सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं और कौन से नहीं। वह ये भी देखते हैं कि किस समय पर ज़्यादा खिलौने बिकते हैं, जैसे कि त्योहारों पर या फिर हॉलीडेज़ पर। इससे कंपनी यह तय कर सकती है कि किस समय पर किस तरीके के खिलौने ज़्यादा बनाने चाहिए और उनकी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटा एनालिस्ट ग्राहक को यानी कि आप लोगों तक समझने में मदद कैसे करते हैं। अब डेटा एनालिस्ट समझते हैं कि ग्राहक क्या पसंद करते हैं। वे देखते हैं कि ग्राहक कौन से रंग और डिज़ाइन के खिलौने ज़्यादा खरीदते हैं। इससे कंपनी को पता चलता है कि उन्हें किस तरीके के नए खिलौने बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उन्हें खरीद सकें। इसके बाद एक डेटा एनालिस्ट कंपनी के खर्चे कम करने में भी मदद करते हैं। डेटा एनालिस्ट कंपनी के सारे खर्चों का हिसाब रखते हैं। वह ये सब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और कहाँ कहाँ बचत की जा सकती है, यानी कि कंपनी के पैसे कहाँ कहाँ पे बचाए जा सकते हैं। जैसे अगर किसी सामान को बहुत दूर से मंगाने में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो डेटा एनालिस्ट बताते हैं कि पास की जगह में सामान मंगवाया जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एनालिस्ट बेहतर निर्णय लेने में मदद कैसे करते हैं एक कंपनी की। डेटा एनालिस्ट के द्वारा दी गई जानकारी से कंपनी के मालिक और मैनेजर अच्छे और सही निर्णय यानी कि फैसले ले पाते हैं। जैसे अगर उन्हें पता चलता है कि एक खास तरीके का खिलौना ज़्यादा बिक रहा है तो वे उसे और ज़्यादा बनाने का निर्णय ले सकते हैं। इस तरह एक डेटा एनालिस्ट कंपनी को बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं और कंपनी की सफलता में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक 6 महीने का कोर्स बताने वाला हूं जिससे आप डेटा एनालिस्ट को मास्टर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसे मंथ बाय मंथ बताऊंगा कि आपको 1 महीने में क्या क्या कवर कर लेना चाहिए। अब आप स्टार्ट करोगे अपने मंथ 1 से। मंथ 1 में आप सीखना बेसिक स्किल्स जैसे कि एक्सेल। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स इसके अवेलेबल हैं जिससे आप एक्सेल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक्सेल सीखने के बाद आप समझना गूगल शीट्स। एक्सेल के साथ साथ गूगल शीट्स भी सीखना। ये ऑनलाइन काम करने के लिए एक अच्छा टूल है। अब इसके बाद आपको डेटा की समझ भी होनी चाहिए। समझना कि डेटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या होते हैं जैसे कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, और थोड़ी डेटा की आप नॉलेज लेना। अब मंथ 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप एंटर करोगे अपने मंथ 2 में। मंथ 2 में आप सीखना बेसिक एनालिसिस के कुछ टूल्स जैसे कि एसक्यूएल। एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म होती है ये। आप एसक्यूएल को अच्छे से सीखना। ये डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब एसक्यूएल आप यूट्यूब पर बेसिक एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हो
या फिर आप W3 स्कूल्स जैसी वेबसाइट पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके बाद आप टैबलू या फिर पावर BI भी सीखना। इनमें से कोई भी एक टूल सीखना ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। इन टूल्स की फ्री ट्यूटोरियल्स Coursera या फिर यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, जहां आप इन्हें चेक कर सकते हो। अब मंथ 1 और मंथ 2 के बाद आप सक्सेसफुली एंटर करोगे अपने मंथ 3 में। इसमें आप एडवांस एनालिसिस और प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए आपको दोस्तों सीखनी होगी पाइथन। अब बेसिक पाइथन को पढ़ना, इसे सीखना और एक कोडिंग के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाली है। लेकिन ये आसान है, इतनी मुश्किल भी नहीं है पाइथन को सीखना। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे पाइथन फॉर बिगनर्स तो आपको कई सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें से आप कोई भी अपने चॉइस की वीडियो सेलेक्ट करके पाइथन समझ सकते हो। अब आप पाइथन की 2 लाइब्रेरीज पांडास और नमपाई इन्हें भी अच्छे से समझ लेना। ये पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो डेटा एनालिसिस में मदद करती हैं। इनकी बेसिक समझ प्राप्त करना और इन पे कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करना। अब आप एंटर करोगे अपने 4th मंथ में, जिसमें आप सीखोगे डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा विजुअलाइजेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स। जैसे कि इसके लिए आपको सीखनी होगी मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। पाइथन में डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इन टूल्स का आप यूज़ करने वाले हो। मतलब मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न ये भी कुछ डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज हैं, आप इन्हें सीखना, इसका आप यूज़ करोगे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। अब अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना, जैसे कि डेटा सेट का विश्लेषण करना और इससे कुछ रिपोर्ट्स बनाना, कागल जैसी वेबसाइट से डेटा सेट लेना और उन पर आप काम करना। इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। अब आप एंटर करोगे दोस्तों अपने मंथ 5 में। इसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल अनुभव और पोर्टफोलियो बनाना होगा। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में लागू कर सकते हो। आप अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को गिटहब जैसी वेबसाइट्स पर अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल भी बना सकते हो। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करना और अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे शेयर करना, इससे आप नेटवर्किंग करना और प्रोफेशनल्स का साथ भी आप जुड़ना। अच्छा दोस्तों, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप अब अपने लास्ट मंथ में एंटर करने वाले हो। ये है मंथ 6 और इस कोर्स का लास्ट मंथ। आपको अब मैं बताऊंगा कि इस मंथ 6 में आप कैसे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक मॉक इंटरव्यू की। मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करना, इससे इंटरव्यू में आपका डर ख़त्म होगा और आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाओगे। अब अगर मैं बात करूँ रिज्यूम्स की और कवर लेटर की, तो अपना रिज्यूम और कवर लेटर तैयार करना, अपने सारे स्किल्स और प्रोजेक्ट्स को इसमें शामिल करना। ठीक है, मतलब जितने भी आपने इन पूरे कोर्स में प्रोजेक्ट्स बनाए या फिर जो भी आपने समझा या स्किल्स हैं, उन सबको आप इसमें शामिल करना। इसके बाद जॉब अप्लाई करना। कई सारी जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन, इंडीड, नौकरी जैसी वेबसाइट्स पर आप जॉब्स ज़रूर देखना। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।